गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 31 जनवरी है और आज सुबह सुबह आते ही मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट तुम सबों के लिए। सीए फाइनल का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स का भी मई 2023 में आने वाला है उनके लिए मैं पूरी लर्निंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। और अगर तुम सीरियस हो तब पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखते जाना। क्या क्या मैं बता रहा हूँ, सारे तुम्हारे जो बिलीव, डिसबिलीव, मिथ, नोशन सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये जो स्टडी प्लान है इट विल गाइड यू अ लॉट। आपको हूबहू यही स्टडी प्लान फॉलो नहीं करना है। हर स्टूडेंट का अपना अलग एक प्रेपरेशन लेवल होता है, उसके अलग सरकमस्टांसेस होते हैं। तो आपको प्लान को पकड़ के, ये गाइडेंस प्लान की तरह इसको पकड़ के आपको अपने हिसाब से अपना प्लान कस्टमाइज करके क्रिएट करना है। ठीक है, ये 3 महीने का जो पूरा प्लान है, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, 3 मंथ्स, मई में तो एग्जाम है अपना, तो फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में किस तरह से पढ़ाई करना है, अप्रोच क्या रहेगा, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना, हर बात कवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे पूरा प्रेम से समझाने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फॉर सीए फाइनल। क्लियर में लिख दिया, मेरे ऊपर भी लिखा हुआ सीए फाइनल, इट्स फॉर सीए फाइनल मई 2023 स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात होती है कि फाइनल के ना 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनको या तो अभी 3 महीने में लीव मिल जाएगा या उनका आर्टिकलशिप खत्म हो चुका है, तो उनके हाथ में 3 महीना पूरा फ्री है, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, जिनके ऊपर आर्टिकलशिप का कोई बंधन नहीं है या जॉब का कोई बंधन नहीं है, फुल 3 मंथ हाथ में अवेलेबल है खाली। ऐसे स्टूडेंट तो एकदम ए कैटेगरी स्टूडेंट है, इनको डेली का 12 आवर्स आराम से अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए। दे हैव एन एडवांटेज, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका पूरा स्लॉट खाली है, आपके पास पूरा दिन फ्री है, 12 घंटे का आप पढ़ाई में डाल सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके, सेकंड कैटेगरी के फाइनल के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका या तो आर्टिकलशिप अभी चल रहा है और लीव पीरियड पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका है, तो लीव नहीं मिलने वाली, या 1 महीने की लीव मिलेगी, या जिनका जॉब चल रहा है वो छुट्टी नहीं ले सकते। ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हारा फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी जॉब चल रहा है, आर्टिकलशिप चल रही, छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत कम छुट्टी मिलेगी, तो तुम डेली का कम से कम 6 घंटा अपने लिए बंदोबस्त कर लो। जॉब पे जाओ पर अपने बॉस के साथ ऐसी एक एडजस्टमेंट कर लो कि देखिए इन 3 महीनों में मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा या दूंगी, तो मेरा 6 घंटे का स्लॉट डेली का निकलना चाहिए कम से कम पढ़ने का। 6 घंटे का ये पक्का निकाल लो, 6 घंटे का किसी भी तरह एडजस्टमेंट करके कम से कम 6 घंटा। देखो, जो लोगों के पास पूरा फ्री टाइम है उनका तो 12 आवर्स है, आप कम से कम 50% तो करो, 6 आवर्स तो करो। ठीक है, एडजस्टमेंट करो अपने बॉस के साथ बात करके कि डेली 6 घंटे का तुम्हारा समय तुमको मिल जाए, सवेरे रात जैसे भी मिला के, ओके, तुम पढ़ाई कर सको। तो फर्स्ट थिंग इज फ्री योर शेड्यूल। अगर आपके हाथ में टाइम ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे? कोई भी स्टडी प्लान के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स हाथ में जो होता है वो होता है टाइम, आवर्स। अगर वही हाथ में नहीं है तो फिर तो कोई प्लान बेकार है, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। तो नंबर 1 इज फ्री योर शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल फ्री करने की आवश्यकता। और जैसे मैंने बोला, 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक के पास पूरा 12 आवर्स अवेलेबल है और एक के पास सिर्फ 6 घंटे अवेलेबल है। 6 घंटा तो कम से कम जुगाड़ो, जॉब है, जो भी है, सब कुछ है, फिर भी 6 घंटा तो प्लीज जुगाड़ो इफ यू आर सीरियस फॉर एग्जाम। बिकॉज देखो, ये सब ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और सीए फाइनल तो सर एकदम लास्ट पड़ाव है। जैसे आप ये क्लियर करोगे, डिग्री आपके हाथ में, फिर आपको कौन रोक लेगा? ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये स्कूल का एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि 100 बच्चे बैठेंगे तो 100 पास करेंगे, वैसा नहीं है ये। दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ पे पूरा हुजूम बैठता है एग्जाम देने। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो पूरे ट्यूशंस वगैरह पढ़ के एकदम मतलब सीरियस होकर बैठे हैं, ठीक है, और इतने सारे स्टूडेंट्स जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, सब देते हैं। यार मेरे खुद के कजिन भाई वगैरह हैं रिश्तों में जिन्होंने 10-10 अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। तो आप सोचो जब एग्जाम देने बैठते हो तो कितना बड़ी भीड़ आपके साथ बैठी है। तो कंपटीशन बहुत फियर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसकी इज्जत करो, सीरियसली लो इसको। तो अगर तुम्हारा जॉब भी है या आर्टिकलशिप चल भी रहा है फरवरी मार्च महीने में, जैसे थोड़ा क्रूशियल टाइम हो जाता है, तो कम से कम अपने बॉस से इतना एडजस्टमेंट तो करो कि भाई डेली का 6 घंटा तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, सवेरे रात मिला के मैं 6 घंटा पढ़ूंगा घर में बैठ के। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अपना रिसोर्स काउंट करो। रिसोर्स मतलब टाइम कितना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर बेस्ट स्टडी टाइम। हर इंसान का ना एक बेस्ट स्टडी टाइम होता है, तुम लोग को दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये रहा। हर इंसान का एक बेस्ट स्टडी टाइम होता है।
कुछ लोगों का होता है मॉर्निंग, कुछ लोगों का होता है नाइट, कुछ लोगों का डे स्लॉट होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस मुकाम पर आकर यहाँ डिबेट या बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना क्रूशियल एग्जाम है। अगर तुम नाइट पढ़ते हो तो नाइट पढ़ो, तुम डे पढ़ते हो तुम डे पढ़ो, तुम मॉर्निंग पढ़ते हो मॉर्निंग पढ़ो। डोंट ट्राई टू फाइट विथ योर बेसिक नेचर, अभी वो समय नहीं है। तो अपने आप से लड़ाई मत करो, अपने अंदर अगर द्वंद्व कर लोगे तो पढ़ाई होली। फिर अपने आप से मत लड़ो, ठीक है। अपना बेस्ट स्टडी टाइम आइडेंटिफाई करो, उसको लॉक करो। अब खाली समय वालों का तो पूरा 12 घंटे आप लॉक करो, और जिनका जॉब वॉब है तो 6 घंटे लॉक करो। तो लॉक योर स्टडी टाइम। वो स्टडी टाइम तुम्हारा सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। उसमें किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, डाउन एनर्जी नहीं चाहिए। खाने पीने का भी मैं बता देता हूं तुमको। तुम कभी भी पढ़ाई करने बैठो या एक स्टडी सेशन जो होता है ना, वो 2 से 3 घंटे का होता है। फाइनल के स्टूडेंट को तो कम से कम 3 घंटे का एक स्टडी सेशन लगाना ही चाहिए। एक सेशन जो तुम पढ़ने बैठते हो, एक झटके में कम से कम 3 घंटे पढ़ने का तुम्हारा कैपेबिलिटी होना चाहिए, टेनासिटी होनी चाहिए। तो स्टडी चालू करने के पहले, मतलब 3 घंटे का वो सेशन चालू होने के कम से कम 1.5 घंटे पहले खाना खा लो, ठीक है। तुरंत खाना खा के बैठोगे नींद आएगी, और अगर बहुत पहले खाना खाया, 4 घंटे पहले खाना खाया, तो भूख लगने लगी, वैसे भी पढ़ाई नहीं होगी। तो 1.5-2 घंटे पहले खाना खा के बैठो, ताकि तुमको एनर्जी रहे और तुम एकदम अच्छे से वो 3 घंटे का स्टडी सेशन टाल लो। नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग, मोबाइल टोबाइल सब हटा दो। एकदम फोकस के साथ अपना वो टाइम मतलब बचाओ। वो तुम्हारी सबसे अमूल्य निधि है, समय। वो समय जरूरी है, उसको उसी को तो यूज करना है, वही तो तुम्हारा रिसोर्स है, इंग्रेडिएंट। उसके बिना क्या कर लोगे। 3 नंबर, हैव अ वीकली प्लान। हमारे पास 3 महीने मतलब साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 3 महीने में अपना 13 वीक्स तो होता है। 13 वीक्स में तुम्हारे पास टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है, देखो जरा। 13 वीक्स इंटू 7 डे, 7 दिन पढ़ेंगे ऑब्वियसली, और जिनके पास 6 घंटा इंटू 6, जिनके पास 12 घंटा इंटू 12, तो आपके पास इतने आवर्स हैं, ठीक है। 5 या तो 546 आवर्स डिपेंडिंग ऑन की जॉब चल रहा है, और अगर लीव अवेलेबल है तब तो 1100 आवर्स के आसपास है। तो ये तुम्हारा रिसोर्स काउंटिंग तुम पहले कर लो कि ओके आई हैव दिस मच रिसोर्स इन माय हैंड। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड स्टेप पे। सर थर्ड स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। थर्ड स्टेप क्या है सर, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाया है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऑब्वियसली इसमें जो लिखा हुआ डेटा है वो तो तुम्हारे हिसाब से, तुम अपने हिसाब से फिल करोगे ना। मैंने तो एक अंदाजे से अप्रोक्सीमेट डाला है, तो ये एक एग्जांपल है जस्ट। ये देख लो, ये मैट्रिक्स बना लो पेपर पे। कुछ इसके लिए हाईफाई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेपर पे बना लो। 8 सब्जेक्ट है सर, अपने अभी May 23 में तो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, तो 8 सब्जेक्ट है, पूरा एकदम लाइन से लगाया हुआ है। ग्रुप 1 के 4, ग्रुप 2 के 4, ठीक है। मैं दोनों ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रैटेजी अज्यूमिंग कि आप दोनों ग्रुप देने वाले हो। अगर आप एक ग्रुप देने वाले हो तब तो आप सीधा इसमें से पहला 4 उठा लो या लास्ट का 4 उठा लो, वो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इट। नो, इफ यू आर अपेयरिंग ओनली फॉर ग्रुप 2 तो तुम्हारे लिए तो सब चीज बेटर है, अच्छी बात है, गुड न्यूज है ये कि तुम्हारे पास डबल टाइम अवेलेबल हो गया एक तरह से, है ना। और ग्रुप 1 दे रहे हो तो वही बात है। तो मैं बोथ ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं कि तुम लेट से तुम बोथ ग्रुप के लिए देने जा रहे हो, ओके। अब ये रहे 8 सब्जेक्ट सर लाइन से। सबसे पहले आप प्लॉट करो कि आपका इसमें कंप्लीशन परसेंटेज कितना है। मतलब हर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ परसेंट तो कंप्लीट हो गया होगा, 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 70%। तो प्लॉट द परसेंटेज, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तुम अपने हिसाब से अपना फिल करो। पेंडिंग चैप्टर्स कितने हैं, हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में भी जो भी चैप्टर तुम्हारा पेंडिंग है वो जॉट डाउन करना चालू कर दो। ये सबसे जरूरी स्टेप है। अपने प्लान बना लेते बड़े बड़े, पर हम अपना एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन लेवल अगर नहीं चेक करेंगे तो प्लान तो हवा है। तो पहले अपना एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन लेवल देखो कि ये सारे चैप्टर्स में इतना % कंप्लीट हो गया, इतने चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब लेवल डिसाइड करो, डिफिकल्टी लेवल। ये मैंने एक अंदाजे से अपने मन से लिखा है। ऑब्वियसली 3 ऑप्शन होते हैं, इजी, या तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है, या ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है, या ये सब्जेक्ट ना तो इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट लेवल है। तो तुम अपना डिफिकल्टी लेवल खुद लिखो। तुमको अब एक कोई स्टूडेंट होगा जिसको मान लो लॉ बहुत आसान लगता होगा, तो वो लॉ में इजी लिखेगा। कोई होगा जिसको ऑडिट इजी लगता है, वो ऑडिट इजी लिखेगा। तो तुमको जो लगता है तुम वैसा लिखो। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इजी, मॉडरेट, हार्ड, ओके। अब आप डिसाइड करो कि आपको कितने घंटे डिवोट करने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट में। ऑब्वियसली जो हार्ड सब्जेक्ट है उधर आप ज्यादा आवर्स डिवोट करोगे। इन माय एग्जांपल, जैसे ऑडिट और इलेक्टिव पेपर, अगर मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सबसे डिफिकल्ट पेपर पास करने के एंगल से यही होते हैं। ग्रुप 1 में होता है ऑडिट, एकदम रुला देता है,
और ग्रुप 2 में होता है तुम्हारा इलेक्टिव। एक इलेक्टिव में तो हम लोग चॉइस ही करते रह जाते हैं एंड मोमेंट तक कि कौन सा वाला इलेक्टिव चुने। फिर इलेक्टिव को पढ़ने के लिए अच्छे संसाधन, अच्छे मटेरियल, अच्छे क्लासेस अवेलेबल नहीं होते, वो भी एक इशू आ जाता है। तो ये दो सबसे हार्ड है मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है तुमको इजी लगता है तुम इजी लिख लो। तो जो हार्ड है उसमें अपने ज़्यादा आवर्स डिवोट करेंगे, जो इजी है उसमें अपने कम आवर्स डिवोट करेंगे। तो मैंने अपने मन से आवर्स लिखे हैं कि लेटर से एक एक सब्जेक्ट में मुझे कितने घंटे और डिवोट करने की जरूरत है। मेरा टोटल आ रहा है 770। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। यू हैव टू ऑब्वियसली फिट इट इन योर अवेलेबल टाइम। तुम अगर जॉब करने वाले पर्सन हो तो तुम्हारे पास तो 500 घंटे ही हैं, तो तुम्हारा तो ये 500 घंटा क्रॉस हो ही नहीं सकता, तो तुमको तो उसी हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा। तो जिसका जैसा है वो अपने हिसाब से आवर्स प्लॉट करेगा। फिर इंपॉर्टेंट है वीक नंबर। हमारे पास कितने वीक्स हैं? 13 वीक्स है। कोई भी प्लान जो बनता है ना वो वीकली बनाना चाहिए। तुम आगे भी जीवन में सीखोगे कि लाइफ में भी जब तुम ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के बाद जीवन खत्म हो रहा है, पढ़ाई के बाद तो जीवन स्टार्ट होगा, अच्छा जीवन स्टार्ट होगा, स्ट्रगल और बढ़िया हो जाएगी। तो हमेशा हर इंसान जब अपना प्लान बनाता है तो सब यही बोलते हैं कि भाई वीकली प्लान बनाना चाहिए। वीकली प्लान एक्चुअली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, असरदार होता है, आपको पूरा पिक्चर एक बार में दिखाई देता है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन से हफ्ते में पढ़ना है वो आप प्लान कर लो। मैंने अपने अंदाजे से लिखा है, अगेन यू विल चेंज इट। जैसे अकाउंट्स है, FR है, वो मैं वीक नंबर 12, वीक नंबर 13 में पढ़ सकता हूँ अगर मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है, सब रिवाइज हो रखा है, सब रेडी है। तो एग्जाम के जस्ट पहले वाले जो 2 हफ्ते होते हैं, है ना, जैसे अप्रैल का 3rd एंड 4th वीक, उसमें पढ़ेंगे अपने, ठीक है। और जो हार्ड है वो तो ऑल वीक्स, जैसे ऑडिट में और इलेक्टिव में मैंने लिखा ऑल वीक, मतलब हर हफ्ते थोड़ा 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 पढ़ते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको साथ में लेके चलेंगे हर हफ्ते। तो तुम ऐसे ही प्लॉट कर लो कि भाई कौन से सब्जेक्ट को कौन से वीक में डालेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वीक नंबर 12, 13, 11, 12, 13 नंबर वीक, ऑल वीक्स, वीक नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब ये अभी से पढ़ लो DTI DT, ठीक है। क्लियर? दिस सेल्फ असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 4, कोई भी प्लान जब आप बनाते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। सच्चाई जो है ना, अगर ट्रू मतलब अपने आप को नापते हुए अपने आप से ऑनेस्ट रहकर प्लान बनाओगे तब तो वो एग्जीक्यूट होगा। झूठ मूठ का फैंसी प्लान बनाओगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्लान बनाने से ज्यादा जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूशन के वक्त जो बाधाएं आएंगी उसको कंसिडर करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, ध्यान से। नंबर वन मैंने क्या लिखा? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब कोई भी एक प्लान जो आप बनाते हो वो कांस्टेंट नहीं होता। बिकॉज जैसे आज आपने प्लान बना लिया, मेरी बातों को सुना, आपने गाइड की तरह इसको यूज किया और एक प्लान बना लिया 13 वीक्स का, 3 महीने का प्लान बना लिया। होगा क्या, इस हफ्ते का जो तुम्हारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा कि तुम कितना अचीव कर पाए नहीं कर पाए, उसके बेसिस में तो आने वाले सारे हफ्तों का प्लान चेंज हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, हर मंडे, मतलब हफ्ता जब स्टार्ट हो रहा है, एवरी मंडे यू रिव्यू योर प्लान कि भाई हमने ये प्लान बनाया था, हमने इतना प्रतिशत अचीव कर लिया है, इतना नहीं हो पाया या ज्यादा अचीव कर लिया, तो आगे जाते हुए कैसे मुझे चेंज करना चाहिए। खुद का फीडबैक खुद को सबसे बेस्ट पता होता है कि मैं कैसा हूं। तो हर हफ्ते अपने आप प्लान को एक बार रिव्यू कर लो, चेंज कर लो जहां चेंज करने की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, सब्जेक्ट्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, बिकॉज मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ते वक्त। देखो पढ़ाई का काम पूरा ब्रेन का काम है, क्रिएटिव काम है, ओके। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर मूड एंड माइंड ऑल्सो। अगर कोई सब्जेक्ट से अभी मन नहीं लग रहा है, मूड नहीं है, मत करो, दूसरा कर लो, ठीक है। ऐसे कोई कसम थोड़ा है कि मैंने कागज पे लिख दिया कि अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो यही पढ़ूंगा, मेरा नहीं मन जम रहा है, मैं जा रहा हूं दूसरे सब्जेक्ट में, चले जाओ। टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है दूसरे सब्जेक्ट में चला जाओ। मूड को रिस्पेक्ट करो, ओके। वेस्ट मत करो टाइम, सबसे जरूरी है। थर्ड, ऐसा होगा कि बीच बीच में कोई कोई दिन तुम्हारे रहेंगे जब तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, डीमोटिवेटेड रहोगे। मैं भी होता हूं, ओके, ठीक है। मैं भी, आई एम टेलिंग यू, आई गेट डीमोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्टेड, डिप्रेस्ड मेनी टाइम्स। मेरा तो दिन में होता है, मतलब एक ही दिन में 3 बार मैं डिप्रेशन में चला गया, डीमोटिवेटेड हो गया, फिर वापस से मैं बाउंस बैक किया। तो ये होता है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। कोई कोई दिन होगा जो एकदम सड़ा हुआ रहेगा, वेस्ट हो गया पूरा, यू आर लाइक, मतलब एकदम टूट गए हो, दोपहर हो गई है, सुबह से जो प्लान बनाए थे कुछ नहीं हुआ, या शाम के 5 बज गए कुछ नहीं हुआ। ऐसे समय में हाउ टू बाउंस बैक, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 काम करना जिससे आराम से बाउंस बैक करोगे। नंबर 1, जो भी समय हाथ में बचा है कम से कम उसको तो यूज कर लो। अगर मान लो शाम के 5 बज गए, कुछ अच्छा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक 5 घंटे है ना अभी भी, यूज दैट, उसी को बचा लो। जो बच जाए वही अच्छा है, मतलब जितना हाथ में हो जाए उतना अच्छा है।
तो सैल्वेज वॉट एवर यू हैव लेफ्ट इन हैंड। सेकेंड, डोंट कॉम्प्रोमाइज स्लीप। ये बहुत बड़ी गलती होती है, हम सबों से होती है, स्टूडेंट्स लोगों से, जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में, कि भाई अगर शाम तक हम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आज रात हम जागरण कर लेंगे और पढ़ लेंगे। वो जो अगर आप अपने स्लीप साइकिल के साथ खेलोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। अगर नींद पूरी नहीं हुई ना, माइंड अच्छा काम नहीं करेगा। माइंड की जो एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो गिर जाती है। माइंड की एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। इफ यू आर वेल रेस्टेड, माइंड एकदम शांत है, पीसफुल है, तो तुम्हारा जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा नॉलेज का, बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। तुम 1 घंटे में डबल आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा। और अगर वहीं तुम्हारा माथा भारी है तो 1 घंटे में जो काम करना था वो 1 घंटे में भी नहीं हो पाएगा, वो 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको। तो प्लीज स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज अगर थोड़ा कम हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं कल एडजस्ट कर लूंगा, कल तो आ रहा है ना, मैं कल एडजस्ट कर लूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि समय एक ऐसी दौलत है ना जिसको आप चाह कर भी लुटा नहीं सकते। आने वाला जो समय है वो कल ही आएगा, वो आज नहीं आएगा। आज आप मैक्सिमम कितना लुटा सकते हो? 24 घंटा, इससे ज्यादा आप लुटा नहीं सकते। धन आपके पास जितना जोड़ा हुआ आप एक झटके में लुटा सकते हो, आपके पास करोड़ों की संपत्ति आप एक दिन में लुटा सकते हो, पर समय भगवान ने बांट रखा है, वो आप लुटा नहीं सकते। आज का दिन है, आज आप 24 घंटे ही बर्बाद कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो कल फिर आएगा, कल फिर जागोगे, कल फिर जोश के साथ पढ़ना, 1.5 गुना प्रोडक्टिविटी से करना और कोप अप कर लेना। या थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे वेरिएंस हो भी गया तो ठीक है ना, वी कैन लिव विद दैट मच ऑफ एडवर्स वेरिएंस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये 3 टिप्स फॉलो करोगे टू बाउंस बैक। नेक्स्ट सर, मेथडोलॉजी। मैं सब बातें बताऊंगा, छोटी बड़ी सब, तुम देखना बाय द एंड ऑफ माय दिस डिस्कशन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेथडोलॉजी, ठीक है। नंबर 1, डोंट राइट एंड प्रैक्टिस। तुम फाइनल के स्टूडेंट हो बॉस, तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है, मतलब 3 साल की उम्र से माँ बाप हम लोगों को स्कूल में डालते हैं और फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, तो आई गेस तुम्हारी उम्र 20-22 टाइप्स कुछ होगी, 22 साल 23 साल कुछ होगी। तो तुम इतना एग्जाम दे चुके हो, इतना पढ़ चुके हो, इतना लिख चुके हो, ये राइटिंग वाइटिंग का अब तुमको दिमाग से उतर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत स्क्रिबल डूडल कर लो, ठीक है, कि हाँ एक टच बना रहना चाहिए, पेन पेपर का फ्लो होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत स्क्रिबलिंग कर लिया, डूडलिंग कर लिया, पढ़ते हो तो वहीं पे मार्क कर लिया, हाथ से लिख लिया, वो पूरा पूरा तुम अगर लिख के पढ़ना चाहोगे, एपिक टाइम वेस्ट होगा, एपिक टाइम वेस्ट। और ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ी अवधारणा है, मिथ है जो फैली हुई है कि लिखने से बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, लिखने से याद हो जाता है। नहीं सर, याद करने से याद होता है, लिखने से याद नहीं होता है। अगर आप सोचोगे बस खाली ऐसे मैंने हाथ से लिख लिया कुछ तो मेरे को याद हो जाएगा, ये गलत फहमी है। याद करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तब याद होता है, सिर्फ लिखने से या बड़बड़ाने से या चिल्लाने से याद नहीं होता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग एवरीथिंग। लंबे लंबे सम्स होते हैं, थियरी होती है, तो लिखना नहीं है, डूडलिंग कर लो थोड़ा सा, अगर जरूरत है स्क्रिबलिंग कर लो। सेकेंड, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हो ना, तो जो सम्स होते हैं, हर सम का एक अप्रोच होता है कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये वर्किंग नोट्स बनेंगे, ये ऐसे ऐसे सोचना है, ये सीक्वेंस ऐसे सॉल्व होगा। तो जो भी सम्स तुम पढ़ो उसका अप्रोच याद करने की चेष्टा करना, ठीक है। मेरे सारे प्रैक्टिकल पेपर्स में बवाल नंबर थे। आज मेरा भी फाइनल में रैंक है, मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए, इंटर फाइनल, CS फाइनल, सब में मेरा रैंक है। और मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिकल में ही नंबर फाड़ के थे, थ्योरी में नहीं थे। वो तो मैंने बाद में बहुत मेहनत की है थ्योरी पढ़ाने के लिए, तो अब मेरा लेवल अलग हो गया है, लेकिन मेरे सारे मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल में ही थे। तो प्रैक्टिकल में क्या होता था कि हर सम का ना मैं अप्रोच याद कर लेता था, वो मुझे बहुत हेल्प करता था। बिकॉज एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना कि डिट्टो सेम सम छप के आएगा, कोई नया सम भी तो आ सकता है, और आएगा यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नया सम आएगा। तो अगर आपने सारे अप्रोच याद कर लिए हैं तो चांसेस है कि आप उन अप्रोचेस को यूज करके, मिक्स करके एक नया अप्रोच क्रिएट कर पाओगे टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम दैट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम। सो प्रैक्टिकल में अप्रोच याद करो। थ्योरी स्टूडेंट्स लोग जब पढ़ें तो रीडिंग का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर तुम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स से ऑडिट पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड अगर ये कि चलो मैं रीड करके समझ गया, टिक, रीड करके समझ गया, तो तुम जीरो टाइम, मतलब पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे आपको समझना है कि आपको याद करके एग्जाम में लिखना है, आप खाली ऐसे रीड मार के समझ गए, तो डज इट मेक यू केपेबल इनफ टू गो एंड राइट इन एग्जाम? एग्जाम में अगर लिखना है अपने को अपनी भाषा में, तो अपने को तो पॉइंट्स याद होने चाहिए। हमें पॉइंट्स याद रहेंगे तब तो हम लिख के आएंगे। तो थ्योरी पढ़ते हो, डोंट रीड, यू लर्न इट।
सोचो यही चीज मेरे को अभी एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख पाऊंगा कि अपनी भाषा में, हाँ ऐसे ऐसे 1 2 3 4 करके, तो वो चाहिए अपने को। 4, कुछ पेपर सेमी प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे कॉस्टिंग थोड़ा सेमी प्रैक्टिकल होता है, टैक्स थोड़ा सेमी प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिक्स्ड अप्रोच रहेगा। ओके, कंप्लीट कवरेज, प्लीज कोई चैप्टर छोड़ के मत जाना, मैं धोखा खा जाओगे एग्जाम में, मेरे साथ हुआ है ऐसा, कोई चीज चैप्टर को हार्ड समझ के छोड़ के गए और उससे एकदम लल्लू लेवल का क्वेश्चन आया, और कोई चैप्टर जो इजी था उसको इतना पढ़ के गए उससे अति हार्ड आ गया जो कर नहीं पाए। तो तुम अपना रिस्क मत लो, यू डू ऑल चैप्टर्स, कंप्लीट कवरेज। आपको नहीं पता कौन सा चैप्टर कल आपको बचा लेगा एग्जाम में, आप सोचोगे कि ये चैप्टर मेरा हार्ड है, मेरे से ये होता नहीं, और पता चलेगा वही आपको एग्जाम में बचा लिया। और जिस चैप्टर पे आप बहुत ज्यादा बेटिंग कर रहे थे कि ये तो मेरा प्यारा चैप्टर है, ये इसमें मेरा बहुत विश्वास है, वही आपको धोखा दे देगा। तो प्लीज डू कंप्लीट कवरेज। नेक्स्ट, एक सवाल आता है कि एक दिन में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। जाहिर सी बात है, नोबडी विल एवर सजेस्ट यू कि दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ो, वो बेवकूफ़ स्ट्रेटजी होती है। मतलब कि सपोज 16 घंटे का प्लान है, 2-2 घंटा करके 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सब ना एक गलत कैलकुलेशन हो जाता है। ओके, हर सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने बैठते हो तो इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू द रिदम एंड मोमेंटम, एक समय लगता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का स्वाद, फ्लेवर एकदम डिफरेंट होता है। तुम अगर अकाउंट्स पढ़ो उसका फ्लेवर अलग है, तुम एफएम पढ़ो फ्लेवर अलग है, तुम ये ऑडिट पढ़ो फ्लेवर अलग है, तुम टैक्स पढ़ो फ्लेवर अलग है। हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग फ्लेवर होता है। और जब हम लोग सब्जेक्ट को उठाते हैं ना, तो शुरू के 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक हम लोग को टाइम लगता है हमारे ब्रेन को टू एडजस्ट इनटू द फ्लेवर ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, ये होता है। तो इसलिए एक दिन में आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट मत रखो, वरना दिमाग ऐसे टक 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 करके स्नैप कर जाएगा। मेरे हिसाब से ऑप्टिमम एक दिन के अंदर, इन अ सिंगल डे यू फोकस ऑन 2 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे। जैसे सवेरे उठे नींद से, आप प्लान है आज मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बस 2 पे फोकस करोगे सही रहेगा। 2 बेस्ट है, 2 ऑप्टिमम है, ठीक है। जिनके पास कम समय है, जैसे जो जॉब कर रहे हैं, जिनको छुट्टी नहीं है, जिनका एक दिन में सिर्फ 6 ही घंटा है, वो तो अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। पर जिनके हाथ में 12 घंटा है वो 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं। जो 2 सब्जेक्ट करेंगे उनको ऐसा रखना चाहिए मिक्सचर, एक प्रैक्टिकल पेपर एक थ्योरी पेपर साथ में, ठीक है। ऑप्टिमम 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। इफ यू हैव 12 आवर्स, इफ यू हैव 6 आवर्स ओनली इन अ डे, तुम्हारे पास जॉब करते हो तो फिर एक सब्जेक्ट ही पढ़ना। अगर 2 पढ़ रहे हो तो एक प्रैक्टिकल रखो, ये पेपर 1 2 5 7, और अगर थ्योरी रख रहे हो तो वो 3 4 6 8 में से, तो मतलब एक प्रैक्टिकल ले लो, एक थ्योरी ले लो, ठीक है। अच्छा, एक दिन में तो 2 सब्जेक्ट रखने, ये समझ गए। एक हफ्ते में या एक महीने में कितने सब्जेक्ट रखने हैं, कोशिश करो कि कम रखो, 8 को मत यूज करो। एक हफ्ते में टारगेट होना चाहिए 4 सब्जेक्ट का, उससे ऊपर नहीं। 2 to 4 हो सकता है कि एक हफ्ते आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है चलेगा, बेस्ट है। या मैक्सिमम 4 पढ़ रहे हो या 3 पढ़ रहे हो, उतना। एक हफ्ते में ज्यादा मत ठूसो, ठीक है। एक हफ्ते में या एक मंथ में कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4 बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। 2 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी का मिक्सचर, जो भी तुमको उचित लगे जिस हफ्ते में, वो सेल्फ असेसमेंट में तुमने बनाया था ना, वैसे फॉलो करो। कुछ गलत फहमियां भी हैं, इनके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ गलत फहमियां हैं, मिथ है। और मिथ तो होते हैं ना ऐसे कि जितने ज्यादा लोग मिथ को बोलेंगे उतना ही ज्यादा सच बन जाता है। तो कुछ बहुत सारे वहम है कि भाई एग्जाम के पहले n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर लेना चाहिए, 3 बार 5 बार, या एग्जाम के पहले हमें ढेर सारे मॉक टेस्ट दे देने चाहिए। सर ये सब मिथ होता है, ये सब मिथ होता है। पर्सनली अगर मेरी राय है, आई डोंट बिलीव इन टू मेनी रिविजन्स। अगर मेरा एक रिविजन भी हुआ और बहुत अच्छे से हुआ है, वो 6 के बराबर है। खाली गिनती गणना करने से नहीं होगी। मैं पढ़ाई में हमेशा स्कूल में टॉपर रहा हूँ थ्रू आउट, मेरा एकेडमिक हमेशा से स्ट्रांग रहा है। मेरे कितने सारे दोस्त रहते थे, उनसे मैं तो घबराया हुआ रहता था एग्जाम के लिए, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मैं उनको फोन करके पूछता कि तुमने कर लिया क्या रिवीजन, तो वो तो बोलते थे मेरा डबल हो गया, अभी ट्रिपल चल रहा है। और एग्जाम में जब नंबर आते थे वो मेरे से बहुत पीछे होते थे। तो ये गिनती का गेम नहीं है कि 3 बार रिवीजन हो गया, 6 बार रिवीजन हो गया। अरे एक बार करो, ढंग से करो, अच्छे से, वही फायदा देगा। मैं मॉक टेस्ट का भी कोई बड़ा फैन नहीं हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट की पूरी कहानी ये है सर कि आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। 11 12 मैंने
एकदम साइंस में तपस्या करके पढ़ाई की थी। 12 के बाद 1 साल मैंने ड्रॉप भी लिया था पढ़ने के लिए, और IIT JEE का एग्जाम भी दिया था। 2 बार IIT JEE का एग्जाम दिया था, दोनों बार फेल। AIEEE का एग्जाम भी दिया है। नाउ आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड आई विल टेल यू द मतलब डार्क रियलिटी जो कोई बताता नहीं है। ये टेस्ट सीरीज का चक्कर क्या है, ये जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं खास तौर पे ये साइंस से स्टार्ट हुए। देयर इज अ प्लेस, अब तो उस पर टीवी सीरीज वेब सीरीज बन गए तो सबको पता होगा। राजस्थान में एक शहर है कोटा, जहाँ पे IIT JEE के मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पढ़ाए जाते हैं। वहाँ का पढ़ाने का सिस्टम ऐसा है कि स्टूडेंट पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दो कि वो सेल्फ पढ़े। मतलब एक तरह से टीचर की खामियों की भरपाई स्टूडेंट कर रहा है बाय सेल्फ स्टडी। आप सोचो, अगर स्टूडेंट को हम लोग डेली DPP पकड़ा दे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट, या वीकली टेस्ट का सिस्टम कर दें, तो वो प्रेशर से ही पढ़ने लग जाएगा अपने आप। अब क्लासरूम में भले ही कितना खराब पढ़ाएगा बेचारा, रट्टा पट्टा मार के जैसे भी पढ़ेगा करेगा, दैट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज देयर। तो टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है टू पुट अ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट कि वो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ऐसे नहीं होता पढ़ाई। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये कोई IIT जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर तुम लाइफ में एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, देयर हैज टू बी अ होल मतलब ग्रोथ कंप्लीट पैकेज बनना पड़ेगा तुमको कोई ये रटुआ तोता नहीं बनना है कि मतलब नॉलेज का ऐसे दन 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 मगमग मगब करके जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, जाके दे रहे हैं। दैट इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। यू हैव टू बी लाइक ऑल राउंड परफेक्ट। ये उस तरह का कोर्स है, तभी तो बीच में आर्टिकलशिप घुसाई हुई है यार। तुम समझो चीजों को। तो टेस्ट सीरीज की एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं है उससे, बल्कि क्या होता है, स्टडी प्लान की धज्जी उड़ जाती है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आई एम अ स्टूडेंट, मैंने एक टेस्ट सीरीज दे लिया, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लेने से क्या होता है, मैं ये प्लान तो बनाऊंगा नहीं, आई विल नॉट हैव अ स्टडी प्लान। मैं तो टेस्ट सीरीज का गुलाम हो गया कि भाई टेस्ट सीरीज में इस तारीख को ये सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, तो चलो चलो मेरे को ये सामने सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, ये मेरे को पढ़ना है। तो मेरा पूरा प्लान टेस्ट सीरीज के हिसाब से हो रहा है, रादर देन बेस्ड ऑन माई ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आज जब मैंने ये प्लान चालू किया तुम लोग के साथ, ये 3 नंबर स्टेप क्या था, सेल्फ असेसमेंट। ये हर स्टूडेंट का अलग होगा, सेम नहीं होगा। तुम बनाओगे अपना सेल्फ असेसमेंट, तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारे दोस्त का अलग होगा सेल्फ असेसमेंट। तो तुमको प्लान अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करना है कि किसी मतलब एक रेडीमेड टेस्ट सीरीज के हिसाब से करना है। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव हिज ओन स्वॉट एनालिसिस। तुम्हारा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, तुम प्लान अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पे बनाओगे, किसी ऐसे रेगुलर स्टडी सीरीज के या टेस्ट सीरीज के हिसाब से नहीं बना सकते। तो मैं तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज प्रेशर एनवायरनमेंट। मेरा हमेशा टेस्ट सीरीज में गड़बड़ी हुआ है आज तक लाइफ में। मैं क्लास में भी एकदम धड़ल्ले से बोलता हूँ, एकदम सच्चाई है। मैंने एग्जाम दिया था टैक्स का, मेरे जो टीचर थे इंटर में जब मैं टैक्स पढ़ा था जिन सर से, तो उनका टेस्ट हुआ था, मई में एग्जाम है। और उस जमाने में ऐसा था ना, मतलब ये 15 साल पुरानी बात है, इंटर में व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, कि भाई ऐसा था कि जैसे मई में एग्जाम है तो मार्च तक कोचिंग चलता था। ऐसा था, 1 महीना पहले बस छोड़ते थे सर लोग। तो उन्होंने मार्च में टेस्ट किया टैक्स का, 100 में मेरे 28 आए। मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया चकनाचूर। इतना टूटा कि मैं मार्च महीने से लेके पूरा एग्जाम देने जिस दिन गया मैं पढ़ा ही नहीं। इनफैक्ट एग्जाम आ गया मई में टैक्स का, और मेरे टाइम पे क्या था कि इंटर डेली था, मतलब बीच में एक दिन की छुट्टी भी नहीं थी। तो मैं कॉस्ट एफएम का पेपर देके आया था और कल टैक्स था। मैं इतना टूटा हुआ था कि मैं टैक्स रिवाइज ही नहीं किया, मैं जस्ट घुस गया एग्जाम देने। तुम सोचो ऐसी हालत हो गई थी मेरी। और एग्जाम में यू विल बी शॉक्ड कि मेरे नंबर कितने आए, 78। मतलब जहां टेस्ट टीचर के एग्जाम में मेरे 28 आए, यहां मेरे 78 आए, विदाउट रिविजन, विदाउट एनीथिंग। जस्ट इमेजिन। तो टेस्ट सीरीज ना कोई परफेक्ट तरीका नहीं है किसी को नापने का। आप 6 बार टेस्ट दो एक ही सब्जेक्ट का, 6 बार आपके अलग नंबर आएंगे। हाउ विल यू जज योरसेल्फ? बिकॉज पेपर में जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन सेट हुआ है वो मिक्सचर चेंज होते रहता है। एक पेपर पे इस तरह का मिक्सचर है, दूसरे पेपर में दूसरे तरह के चैप्टर्स का मिक्सचर है। पेपर जो मनुष्य चेक कर रहा है वो मनुष्य भी भगवान तो है नहीं। कोई भी पेपर चेकिंग करेगा, देयर विल बी ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। तो आप 6 बार टेस्ट दे दो एक ही सब्जेक्ट का, आपके नंबर सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप जज क्या कर रहे हो अपने आप को? आपको असली जज करेगा इंस्टीट्यूट का एग्जाम, उसमें जजमेंट होगा। टेस्ट सीरीज के लिए मैं पहले भी बोला हूं कि अगर टेस्ट सीरीज देनी है तो इस एटीट्यूड से दो कि भाई चलो एक नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, बिना प्रेशर के नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। ठीक है, वो एटीट्यूड है तो सही है, जाओ करना करो। पर अपने आप को जज करने के लिए नो, डोंट पुट अ प्रेशर अननेसेसरली एंड डिस्ट्रॉय योर एंटायर प्लान। तो इससे बहुत सारे मिथ हैं
और एक बात बता देता हूं, कोई एक रास्ता या एक तरीका किसी एक स्टूडेंट के लिए सक्सेसफुल हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे स्टूडेंट के लिए सक्सेसफुल हो। एक चीज जिसका किसी एक स्टूडेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है उसका दूसरे स्टूडेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जैसे आई एम दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको टेस्ट सीरीज एकदम भी सही नहीं होगा, जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा टेस्ट सीरीज के चक्कर में। तो एप्पल टू एप्पल वेरी करता है, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। यू गो व्हाट सूट्स यू बेस्ट। इनफैक्ट जब आज मैंने ये प्लान बताना चालू भी किया तो मैंने क्लियर बोल दिया कि ये सिर्फ एक गाइडेंस है, तुम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एक सिंगल प्लान बना पाना पॉसिबल नहीं है। प्लान डिपेंड्स ऑन योर एग्जिस्टिंग प्रेपरेशन लेवल। आपका एग्जिस्टिंग प्रेपरेशन लेवल हर स्टूडेंट का अलग होगा, तो सबका फ्यूचर प्लान वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं हो सकता। इट इज ओनली ए गाइडेंस। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ये पूरे मैंने जितनी भी बातें तुम लोगों को बताई है, सारी मेरे हिसाब से मैंने सारी छोटी बड़ी बात डिस्कस कर दी है। इट विल हेल्प यू टू कम अप विथ अ वेरी गुड प्लान फॉर योर सेल्फ। प्लीज फॉलो दिस सीरियसली, एकदम तरीके से 3 महीने मेहनत कर लो। जैसे ही तुम्हारा फाइनल एग्जाम क्लियर होगा, आई एम टेलिंग यू, एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ से शोल्डर से उतर जाएगा। यू विल फील सो लाइट कि हो गया मेरा, बस खत्म, अब हो गया, डिग्री आ गई, अब बात खत्म, अब आगे जाते हैं, जीवन में काम करते हैं, कुछ और बड़ा करते हैं। तो एक बार ये 3 महीने के लिए अच्छे से प्लान बना लो, बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस करके पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।